जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आस्था है तो रास्ता है। अगर महाराज में अधिक विश्वास अधिक आस्था है तो महाराज मुश्किलों में से भी वो रास्ते बना देते हैं। वहां से भी रास्ते बना देंगे जहां आपकी उम्मीदें ही नहीं थी। आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है। आज का सत्संग साझा कर रही हैं शालिनी खन्ना आंटी, जो कि एक बहुत ही बड़ा नोबल कॉज के लिए काम कर रही हैं। आंटी फाउंडिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड विमेन के लिए। जो महिलाएं नेत्रहीन हैं, जो देख नहीं सकती हैं, उनके सशक्तिकरण और उनको एम्पावरमेंट के लिए आंटी ट्रेनिंग देती हैं और ये सेंटर्स चलाती हैं। बहुत ही प्यारा खास सत्संग, आप सभी से अनुरोध करूंगी इसे पूरा जरूर सुने। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सत्संग आप आगे भी सुन सकें। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। साथ संगत, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, गुरु जी का, जिन्होंने फिर से मुझे आज बुलाया यहाँ संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करने के लिए। मैं गुरु जी से सन 2009 से जुड़ी हूँ और नहीं मिली मैं गुरु जी से जब वो अपने शारीरिक फॉर्म में थे, और इसके लिए तो मैं मिस करती रहती हूँ। 2009 में जनरल कपूर ने मुझे जोड़ा उनके साथ। अ, मैं सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन का को देख रेख करती हूँ दिल्ली में करीबन 2002 से। 2002 में मैंने ये स्टार्ट किया था। कहीं से कुछ बात मेरे मन में आ रही थी और मेरे मन में चल रहा था, बड़ी लंबी कहानी है वो। और मैं आई वॉज जस्ट 29 व्हेन आई स्टार्टेड दैट सेंटर। गुरुजी ने बड़े मार्ग दिखाए, और मैं ये नहीं कह सकती बड़ी कृपा, मेरे को लगता है जिंदगी उन्हीं की कृपा है, और बड़ी सारी नेमत मिली है गुरुजी से। एक बात जो मैं आज मेरे मन में आए जा रहा था सुबह से, क्या शेयर करूं, और जो मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं आज बात करूं ध्यान के बारे में। कि हम सब लोग बहुत प्रार्थना करते हैं गुरु जी को, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसा कर दो, ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर दें। हम सभी, ऑफ कोर्स, हम इंसान हैं, दुनिया में आए हैं, तो अपने अपने कर्मों के फेर में घूमते रहते हैं और मांगते रहते हैं। लेकिन हम और वो हमसे वापस भी बात करते हैं। आई एम श्योर आप सब में से बहुत सारी संगत ने ये महसूस भी किया होगा। कैसे भी बात करते हैं, ड्रीम से आके बात करते हैं, मन में विचार आ जाता है, और जब तक उनकी बात ना सुने तो फिर आगे का मार्ग तो नहीं समझ में आता। तो मुझे याद है कि बहुत बार ये बात मुझे समझ आई है। मैं जब बहुत रेगुलरली हम मंदिर जाते थे 2007 से लेके 15 तक, आई थिंक, हर संडे। बड़ी अच्छी गुरुजी ने बड़े अच्छे टाइम दिखाए। 6:30 6:45 भी अगर हम पहुंच जाते थे तो आगे बैठ जाते थे। और तब इतनी संगत नहीं थी मंदिर में। बहुत थी, हमारे को तो तब भी बहुत लगती थी, पर अब के मुकाबले कम थी। मुझे लगता है लग्जरी थी हमारे पास, हम बड़ी देर बैठ जाते थे मंदिर में। अब तो बहुत सारी संगत को ये रास्ता दिखाया गुरुजी ने, और बहुत सारी संगत वहां आती है। और तब भी मैं देखती थी बहुत सारे, आप अभी भी देखते होंगे, ऑटो के पीछे गुरुजी लिखा होता है, टैक्सी के पीछे लिखा होता है। तो मुझे याद है कि एक ऑटो ड्राइवर ऑटो खड़ा करके पार्किंग में और आके बैठ जाते थे। वो भी आगे आगे बैठने की ग्रीड में थोड़ा जल्दी आ जाते थे। और मैं तब जब बीच में से आंख खुल जाए, हम अपने आगे पीछे देखते थे तो भी बहुत सारे लोग ध्यान में बैठे होते थे गुरबानी के साथ। और ये ऑटो ड्राइवर भी गुरबानी के साथ ध्यान में बैठे होते थे। और एक आध बार मुझे बात करने का मौका मिला तो मुझे समझ आया उन्हें पंजाबी समझ में नहीं आती।
तो मैं बड़ी हैरान भी होती थी और बड़ी प्रसन्न भी होती थी कि देखो इसको कुछ नहीं समझ आता गुरबानी में, और जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता था गुरबानी, लेकिन उसके साथ ध्यान लगाने का जो प्रोसेस था वो अभी तक बस वही जोड़े रखा है, मुझे लगता है लाइफ के साथ। वो बहुत डियर हो जाता है बहुत वक्त के बाद। ऐसा लगता है कि वो जो ध्यान है मेरा वो गुरुजी की नेमत है। वो क्यों है ये मैं आगे आपको बताती हूँ सत्संग में। तो चलता रहा, बहुत तरह के बैरियर्स भी आए हैं मेरे काम में, और बहुत तरह के गिफ्ट मिले हैं गुरुजी से। मैं इस वक्त इंडिया में स्किल काउंसिल ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की चेयरपर्सन भी हूँ। गुरुजी ने बनाया, पता नहीं कैसे, मैं नहीं जानती। और इसके चलते बड़े सारे इंटरनेशनल डिसीजंस लेने को मिलते हैं और बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग का भाग बनती हूँ मैं भारत। अम, कुछ वक्त हो गया, मुझे याद है मैं बड़ी परेशान थी कि मैं, इतना सारा काम रहता है और मैं, मेरे अपने पर्सनल रिलेशंस जो हैं वो छूट जाते हैं। मैं इतना अपकीप नहीं कर पाती हूँ। हम में से बहुत लोग होंगे ऐसे, बिजी लाइफस्टाइल में वक्त ही नहीं मिल पाता है कि हम उतने लोगों से मिल पाए जितनों से मन करता है, और हर जगह जा पाए जहां जाने की जरूरत पड़ती है। और मैं बड़े दिनों से मेरे मन में चल रहा था, गुरुजी मेरे फ्रेंड्स खत्म होते जा रहे हैं, आ, कुछ नहीं, किससे बात करूंगी, मेरे को बहुत डर लगता है। लोग ताना भी देते हैं वापस मुड़ के, अ, अपने दोस्त लोग भी ताना देते हैं। तो मुझे कोई जवाब नहीं समझ आ रहा था, बड़ी मैं परेशान चल रही थी ऐसे ही। अम, और मुझे याद है मुझे एक ड्रीम आया, बड़े कम सपने आते हैं मुझे। तो सपने में, मतलब गुरुजी के सपने कम आते हैं, और सपने में गुरुजी के आगे बड़ा हॉल भरा पड़े हैं, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, और मैं आगे आगे बैठी हूँ। और फिर उठ के गुरुजी कभी ऊपर चले जाते हैं, तो बहुत सारी संगत हम ऊपर जाते हैं उनके पीछे पीछे, और फिर बाद में ऊपर भी बैठे रहते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे संगत फिर पीछे पीछे घूमती घूमती सामने आके बैठ जाती है। और कुछ टाइम के बाद गुरुजी उठने लगते हैं। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आपने मेरे से बात ही नहीं की, सब आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, मैं भी, आपने मेरे से बात ही नहीं की। और गुरुजी ने मुझे एक बात कही, अकेले मिलेगी तो मैं तेरे से बात करूंगा। और मेरी नींद खुल जाती है। मैं सोचती रही बाद में, ये बात क्यों कह दी उन्होंने मुझसे, अकेले मिलेगी तो बात करूंगा। गुरुजी के सपने, गुरुजी टाइम लेते हैं हमें समझाने में, और हमें समझ आने में टाइम लगती है, हमारी बुद्धि बड़ी छोटी है। लेकिन क्या बातें वो कह जाते हैं। और मुझे धीरे धीरे समझ आया कि गुरुजी कह रहे हैं ध्यान बड़ा जरूरी, ध्यान में आप अकेले होते हैं। और ये जो हमें लगता रहता है रिश्ते छूट रहे हैं, अभी मुझे यहाँ जाना है, ये भी करना है, मुझे वहां होना जरूरी है, यू नो, राइट टाइम पे राइट स्पेस में होना जरूरी है। अगर जिंदगी की बात सुननी है, गुरुजी की बात सुननी है, तो वो बता के गए कि अकेले होगे तो मैं बात करूंगा। आपसे बात, हमसे बात गुरुजी तभी करते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने साथ बैठते हैं। वो आवाज तो अंदर से ही आती है। और ये बात फिर बाद में बहुत रीटरेट होती रही जिंदगी में। ये बात मैं संगत से भी शेयर इसलिए करना चाह रही हूँ कि हम सबको समझ में नहीं आता है कि वो गुरुजी मुझे वो रोटी में ओम नजर आ रहा है तो उसमें मिल रहे हैं, गुरुजी मुझे किसी मिरेकल में नजर आ जाए, गुरुजी
शहद वर्षा हो उसमें नजर आ जाए। जैसे जैसे हमारा रिश्ता गुरुजी से बढ़ता जाता है, गुरुजी भी हमसे उतना रिश्ता निभाते हैं, पर हमारे को अटेंटिव होने की बड़ी जरूरत होती है अपने साथ, कि हम ध्यान में जितना भी रह पाए जरूर रहें और उनकी आवाज हमें जरूर सुनाई दे। ये बात मुझे अब बार बार और समझ आती है। जितना जितना हम बिजी होते जाते हैं, ध्यान की कीमत तो बड़ी दुर्लभ नजर आती है। मैं बहुत मिस करती हूँ कि जाके मंदिर में अब नहीं बैठ पाती उतना, पर ध्यान में हम जहाँ बैठ जाएं, ये जो अभी गुरबानी चल रही थी और इसके साथ ही बैठना कितना अच्छा लगता है। मुझे लगता है हम जितनी बार गुरुजी के साथ ध्यान में जुड़ते हैं गुरबानी में, उतनी बार वो हमसे बातें करते हैं, हमें अपने मैसेज सुनाते हैं। हम अपनी कितनी बातें कह लें, कितनी रिक्वेस्ट्स कर लें, कितनी प्रार्थनाएं कर लें, मैटर तो वो करता है ना जो हमसे वो कह रहे हैं, हमें आगे कहाँ जाना है। मदद तो वहीं मिलती है। बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने मुझे दिखाए हैं। बड़ी बार मुझे ऐसे लगता है डांट के भी जाते हैं, पर वो डांट बड़ी बड़ी प्राइसलेस लगती है मुझे, कि फिर वो और कौन डांटेगा, और कौन बताएगा कि जाना कहाँ है, करना क्या है। मुझे याद है उनके ड्रीम्स मुझे बड़े लगते हैं क्रिप्टिक हो जाते हैं, कई बार ही नहीं समझ आते। और एक और मैं ड्रीम शेयर करूंगी यहाँ कि बड़ी चिंता मुझे लगी रही बड़े दिनों बड़े महीनों की। मैं तो सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन, ये ब्लाइंड स्कूल चला रही हूँ, और कोई खास नहीं कमा पाती, इतना मेरा टाइम चला जाता है अब तो क्या होगा मेरी ओल्ड एज में, मेरा मतलब मैं कैसे निर्वाह करूंगी। और मुझे पता है बहुत तरीके से गुरुजी ने समझाया कि यही काम है तेरा, तूने यहीं जुड़े रहना है। मैंने जब जब अलग होने की कोशिश की, कुछ और करने की कोशिश की, गुरुजी मुझे वापस ले आते थे, यही सेवा करनी है। और फिर बड़ी चिंता मुझे रही बड़े दिन कि कैसे होगा, मैं कैसे नो सेविंग्स नहीं करूंगी, कैसे करेंगे काम। गुरुजी फिर से एक दिन ड्रीम में आए। मैं लेटी हुई थी और गुरुजी बड़े ओल्ड थे, बड़े बूढ़े, मेरे साथ लेटे रहे बस। और फिर गुरुजी ड्रीम में से चले गए। बड़े दिन मैं परेशान रही, गुरुजी ओल्ड क्यों नजर आए मुझे। मैंने शायद पूछा भी संगत से, किसी किसी से, और मुझे आई रिमेम्बर, अगर कमांडर शर्मा यहाँ है कि नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा आपको आपके सपने समझ आ जाएंगे आंटी। और मुझे कितनी बेवकूफ मैं, मुझे फिर समझ आया कि गुरुजी खुद ओल्ड नजर आ रहे हैं मुझे, कि कह रहे हैं कि मैं हूं तेरे साथ बुढ़ापे में। तो मुझे इतनी जोर से समझ आया कि हम कितने बेवकूफ हैं, जो काम उन्होंने दिया है उठ के भाग भाग जाते हैं। लगता है कि जैसे कि हमारा पैसे कमाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो गुरुजी को समझ में नहीं आ रहा है। उनको भी पता है कि हमने इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में रहना है, और उनसे बड़ा कौन है ध्यान रखने वाला। हमारे को विश्वास हमारा कम हो जाता है जब हम मटेरियलिस्टिक नीड्स देखते हैं, जब हम दुनिया के ये जो भी मोह माया हमने बना रखी है उसको देखते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि वो भगवान हमारा, जिसने ये सब दिया है या नहीं दिया है, वो हमारे साथ ही चलेगा। ये भरोसा, ये विश्वास उसके ऊपर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर ये हम रख पाए तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। वो पूरी नीड्स फुलफिल करते हैं गुरुजी, कहाँ कहाँ कैसी कैसी बातें सुन लेते हैं। मैं रीसेंट सत्संग शेयर करती हूँ। पूरे स्टाफ को लेके हमने गोवा जाना था किसी अ, वजह से, और टिकटें ग्रुप की भी बुक नहीं हो रही थी एयरलाइन से। कुछ 25 लोगों ने जाना था, और सो हमने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन टिकट्स बुक करेंगे।
तो मेरे एक स्टाफ मेंबर ने सब टिकटें बुक करनी शुरू की, और 2-3 लोग बैठे हुए हैं और ध्यान से बुकिंग कर रहे हैं। और रात में जब हमने टिकटें रिसीव हुई तो मुझे किसी ने बताया कि सारी टिकटें गलत डेट्स पे बुक हो गई। वापस आने की भी 8 अप्रैल को आना था, और कोई 8 मई की हुई है, कोई 8 जून की हुई है। जाने की अजीब अजीब डेट्स पे टिकट बुक हुई है। मैं हैरान, क्योंकि करीबन 2, 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए चले गए। और ऑफ कोर्स एनजीओ है, और एक पैसा नहीं आप सोच सकते कि खराब हो जाए। तो 2.5 लाख रुपए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हमने रात के 12:30 बजे जब ये समझ आई बात, तो शुरू किया एयरलाइन को फोन करना। सारी नॉन रिफंडेबल टिकट्स थी। आजकल सब लो कॉस्ट एयरलाइन में टिकटें बुक होती हैं, तो ये सारी की सारी नॉन रिफंडेबल टिकट्स थी। तो जब हम थर्ड एजेंसी को फोन कर रहे हैं जिसके थ्रू फोन टिकट बुक किया, वो कह रहे हैं आप एयरलाइन को बुक करिए। एयरलाइन को फोन कर रहे हैं तो एयरलाइन कह रही है सॉरी, आपने थर्ड एजेंसी से बुकिंग किया है और ये नॉन रिफंडेबल है, एक भी टिकट नहीं वापस हो सकती। मैं तो मैं बहुत परेशान। ये एजेंसी और एयरलाइन के बीच में कुछ 4-5 बार कॉल्स कर ली हमने, और इतना दिमाग खराब हो रखा था, 1 बज रहे थे रात के, और कुछ समझ नहीं आया। मैं बैठ गई गुरुजी को ध्यान लगा के और प्रे करने लगी कि कुछ तो करिए, ये पैसे हमारे तो होते नहीं, आपके हैं, या आप कुछ करिए प्लीज। और उसके बाद मैंने फिर एयरलाइन को फोन लगाया, और जवाब उसने मुझे वही दिया, क्योंकि बार बार कॉल सेंटर में कोई और उठाता है फोन। उसको नहीं पता कि पिछले आपने किससे बात की। और फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप देखिए क्या कर सकते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और 5 PNR पे टिकट्स बुक हुई हुई थी सारी। और उसने मुझे वापस आके कहा आपके सिर्फ 3 PNR कैंसिल हो सकते हैं, बहुत लंबा होल्ड करा के, और 2 PNR नहीं हो सकते। तो मैंने वापस से देखना शुरू किया सामने लैपटॉप पे, और उसने मुझे बोला जो 2 PNR कैंसिल नहीं हो सकते, उसके अंदर टिकटें एकदम सही डेट पे बुक हुई हुई थी, 7 टिकटें, और बाकी सारी टिकटों के PNR ही सेट फाइन, हम कैंसिल कर सकते हैं, यू विल गेट द फुल रिफंड। एंड इट गॉट डन इन 10 मिनट्स। प्रार्थना की कोई अंत नहीं है। मैं ऐसे बच्चों के साथ काम करती हूँ जिनके ट्रॉमास और जिनकी मुश्किलें दुनिया भर से बड़ी हैं, आप सोच नहीं सकते। बेघर बच्चे हैं, या घर से निकाल दिए गए हैं, या जो भी, मैं यहाँ ये नहीं शेयर करना चाहती कि वो लड़कियां जो दृष्टिहीन हैं, कौन कौन सी जंग से गुजर के आती हैं। और एक ही बात मुझे अब समझ आई है बहुत दिनों के बाद, कि प्रार्थना का बहुत बड़ा रोल है जिंदगी में। और आप कितनी भी बातें बोल दें, रिक्वेस्ट करें गुरुजी से, भगवान से, वापस उनकी बात सुननी बहुत जरूरी है। उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हम, और वो सिर्फ ध्यान से ही मिलेंगी। उनकी बात सुनाई देना बहुत जरूरी है, तो जरूर सुनिए। और गुरबानी के जरिए गुरुजी बहुत कुछ बता जाते हैं, ध्यान दे के, ध्यान में बैठ के जो बात हमें 10 मिनट में समझ आ जाती है, वो हमें जिंदगी की परेशानियों में सालों में समझ में आती है। एक और बात, मैं जो रोज मुझे ध्यान रहता है, आजकल बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को हम सुनते रहते हैं यूट्यूब पे, और हर जगह नजर आते हैं, हर जगह। और बहुत लोग हम में से फॉलो भी करते हैं, और वो उपाय भी करते हैं जो वो बताते हैं। एक सत्संग मैं शेयर करना चाहूंगी। अ, मैं जनरली एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं मानती, खासकर गुरुजी को सुनने के बाद, उनको जानने के बाद, उनकी गुरबानी सुनने के बाद अब मैं नहीं मानती थी। और वरना मुझे खुद न्यूमरोलॉजी का बड़ा शौक था बचपन से। मुझे ये बात समझाई गुरुजी ने कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स बीच बीच में से मन, सब जब मुश्किलें बढ़ती हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो बहुत सारे लोग जाते हैं उस तरफ, और मैं भी बीच बीच में से मेरा मन कर जाता था। तो मुझे याद है कि एक मेरे न्यूमरोलॉजिस्ट दोस्त हैं, उनसे मैंने कुछ बात शेयर की। उन्होंने मुझे कहा ये कुछ पहन लीजिए, और मैंने बड़ा डरते डरते मैंने एक ब्रेसलेट पहना वो, और मैं
उसके अगले संडे गई, कम्युनिटी सेंटर शायद जलवायु में था सत्संग, और मैं वहाँ सत्संग सुन रही थी। तो एक शायद बाबा अंकल थे, उन्होंने अपना सत्संग शेयर करना शुरू किया, और मैं अभी भी सोच के हंसती भी हूँ, और सोचती हूँ कि क्या डांट मारते हैं गुरुजी। तो उन्होंने सत्संग सुनाना शुरू किया कि मैं हौस खास से हूँ, मैं हौस खास में काम करती हूँ, और मेरे एक दोस्त, उन्होंने ये सुनाना शुरू किया कि मेरे एक दोस्त एस्ट्रोलॉजर हैं, वो भी गुरुजी के पास आते रहते थे, और वो तो तब से आते थे जब गुरुजी खुद थे, बहुत बहुत पुराने सत्संग सुनाने वाले लोग, बहुत पुरानी संगत। तो बाबा अंकल कह रहे हैं कि वो मेरे साथ आते थे रोज, और जाते थे, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना कोई एस्ट्रोलॉजी करता है वो। और बाद में उसके बहुत दिनों बाद मुझे किसी किसी दोस्त ने बताया, अरे वो एस्ट्रोलॉजर हैं, और वो, तो उन्होंने मुझे ये बताया वो बताया। कहते मैं ध्यान नहीं धरना चाह रहा था, पर कुछ दिन मुझे बहुत मुश्किल आई, और मैं फिर उनके पास गया। तो उन्होंने कहा लाओ मैं तुम्हारी पत्री पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा पत्री ही नहीं है मेरे पास तो उन्होंने बोला मैं बना दूंगा। पत्री बनाई उनकी, और फिर एक दिन उनको बताया कि अरे देखो, तुम्हारे को ये मुश्किल आ रही है, तुम ये लॉकेट पहनो और ये ब्रेसलेट पहनो, और सब ठीक हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। और कह रहे हैं मैं वो पहन पहन के मैं मंदिर गया, और ये मैं उनका सत्संग बता रही हूँ। उसके बाद मतलब मैं बताऊंगी कैसे रिलेट कर रही हूँ। और मैं बैठी सुन रही हूँ ये, और मुझे डर लगे जा रहा है कि मुझे कुछ कह रहे हैं गुरुजी। और और उन्होंने कहा कि मैं वहां जाके बैठ गया। वो सेवादार थे तब मंदिर में। तो हम श्योर गुरुजी से उनकी बात होती ही होगी, उनसे आशीर्वाद लेने जरूर जाते होंगे। बोले एक दो बार मैं जाके बैठा, गुरुजी मुझे देख भी नहीं रहे थे, और मुझे अच्छा नहीं लगा, पर खैर मैं अपनी सेवा किया, मैं घर आ गया। पर मेरे मन में चलता रहा क्यों गुरुजी मुझे देख नहीं रहे हैं। फिर मैं दोबारा गया, और अपनी सेवा के दिन नहीं गया, अब की बार मैं सिर्फ बैठने गया। तो मैं बैठने गया, और थोड़ी देर बाद मुझे एक सेवादार उठा के ले गए कि आ जाओ हमें कुछ सेवा चाहिए। मुझे बड़ा बुरा लगा कि मुझे फिर उठा दिया आज। तो मैं कह रहे मैं कुछ काम कर रहा था, इतने में कोई संगत से आए, कोई सेवादार आए, और उन्होंने मुझे कहा कि तूने कुछ धारा है, कुछ कुछ किया है, कोई उपाय किए हैं। तो उसने बोला कि हाँ ऐसे ही मुझे किसी ने बताया, मैंने पहना है। बोल रहे हैं गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है, इसको बोलो कि मेरे पे भरोसा करता है, तो ये सब करने की क्या जरूरत है। हो सकता है मुझे राइट वर्ड्स नहीं याद आ रहे, और कोई जरूरत नहीं फिर मेरे पास आने की। तो कह रहे हैं मेरे को, मैं पानी पानी हो गया, और मैं घर चला गया वहां से। और जाके मैंने जाते ही मैंने अपना वो ब्रेसलेट उतारा, और मैंने कहीं पे रख दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। और बैठ गया मैं ध्यान लगा के कि गुरुजी मेरे को माफ कर दो, अब मैं नहीं करूंगा ऐसा। मेरी गलती हो गई, मुझे मुझे मैं भूल गया कि आप बैठे हैं। और सिर मैं ध्यान में बैठा था, और सडनली मेरे गले का लॉकेट टूट के नीचे गिर गया, जो मैंने एस्ट्रोलॉजर के कहने पे पहना था। मैं वहां बैठी, मुझे काटो तो खून नहीं, मतलब मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ मेरे लिए आज सत्संग किया गया है, ये वाला, कि गुरुजी ने मुझे लगाई है झाड़ कि तुम सुनते नहीं हो बात को, मैं बता रहा हूं, अपने कर्म पे ध्यान दो, और गुरबानी सुनो। ये बात गुरबानी भी कहती है, गुरुजी भी कहते थे कि जब मैं हूं, ध्यान रख रहा हूं, तो कोई उपाय करने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ काम नहीं करता, और कुछ काम भी नहीं करता, ये बात भी सही है। और मैंने फटाफट, पहले मैं बाहर गई, अपनी ब्रेसलेट को गाड़ी में फेंका मैंने, और मैं वापस आके बैठी, और फिर मैंने लंगर खाया। और वो बात
याद रखना भी बड़ा जरूरी है कि जब गुरु जी आपके साथ हैं तो और किसी लाठी की जरूरत नहीं है। ये बात बार बार उन्होंने मुझे सिखाई है, और मैं अपने आसपास की संगत को जरूर रिमाइंड करती हूँ कि जब वो बैठे हैं, जब आपका कनेक्शन सीधा है वहां और उनके साथ ध्यान लगा सकते हो, तो इधर उधर ना तो दिमाग ना तो ध्यान लगाने की जरूरत है। और ये बहुत सारी हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उस पे बात आके रुकती है कि हम अपने आप को उस एक से जोड़े, उसकी बात सुने और उससे बात कहें। और फिर इधर उधर ना तो डरने की बात है और ना तो दूसरे उपाय लेने की जरूरत है। वो बैठे हैं और वो हमें मार्ग भी दिखाएंगे और हमारे मार्ग में साथ भी चलेंगे। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ फोकस है, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ मतलब काम करने की जो मंशा है वो अगर शुद्ध है, प्योर है, तो फिर तो गुरुजी बड़ा साथ देते हैं साथ चलने के लिए। कहाँ भी कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके, किसी देश में घूम रहे हो आप, कहीं पे भी हो, मुश्किलें सुलझा देते हैं। पर आपके प्योर मन की बड़ी जरूरत है, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ वो ਜਿਹੜੀ सेवा ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, जिस भी सेवा में लगाते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ये मैंने पहले भी किसी एनुअल सत्संग में शेयर किया था कि वो जिस भी सेवा में लगाते हैं उसको सेवा मानना बड़ा जरूरी है। आप जहां भी खड़े हो, आप टीचर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, अगर आप अपने काम को प्योर ऑब्जेक्टिव से करते हैं तो फिर गुरुजी बड़ा साथ देते हैं और सोना बना देते हैं काम। मैंने सेंटर में जब शुरू किया था तब मुझे याद है कि डिसेबिलिटी को लोग समझते नहीं थे और ना ही इतना सोचते थे कि इन बच्चों को पढ़ने की जरूरत है। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी 2002 में, ना मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था। हालांकि मेरी माँ जलंधर से है और सारा बचपन हम जलंधर ही जाते रहे हर साल, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं पता लगा। सिर्फ जब ऐसा हुआ कुछ कि जनरल साहब जुड़े सेंटर से और जनरल साहब ने आके बोला, जनरल कपूर ने, अब नहीं रहे पर उनके सत्संग के जरिए तो वो हमेशा हैं। अ, उन्होंने आके हमारे सेंटर में बोला कि एक्चुअली उन्हें कौन लाया था मैं ये भी बताना चाहती हूँ। तो जनरल मल्होत्रा बहुत पुराने जनरल होते थे आर्मी के, और तब पंजाब के गवर्नर थे 84 राइट्स के दौरान। तो वो थे हमारे पहले चेयरमैन जब मैंने सेंटर खोला था 2002 में। और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया वैसे तो अब एक बड़ा नाम है, तब तो लोग नहीं जानते थे। उन्हीं का सेंटर मैंने खोला था, और विमेन के लिए और लड़कियों के लिए। तो जनरल साहब लेकर आए ये जनरल कपूर को कि इनको जोड़ेंगे हम साथ में। तो जब जनरल कपूर आए तो अगले दिन अपने साथ गुरुजी की फोटो लाए, इसको लगाओ वरना मैं तो नहीं आऊंगा। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती थी किसी गुरु में, मैं आर्य समाजी घर से थी और बिल्कुल सिर्फ काम में और कर्म में विश्वास करने वाली। तो मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी, यहाँ हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं आते हैं, और मैं कैसे किसी को ये ये बात बताऊं कि मैं किसी एक कल्ट को फॉलो करती हूँ। इस ये बात 2009 की ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जान जाओगी, ये फोटो लगानी है तुम्हें। मैंने तो नहीं लगाई, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो आते थे और हर बार पूछते थे क्यों नहीं लगाई, मैं कोई बहाना मार देती थी मेरे ऑफिस में। तो उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मुझे कुछ कुछ शेयर करना शुरू किया। आई रिमेम्बर हम ऊपर बनाना चाह रहे थे बच्चों के सिर पे, मतलब टेरेस पे छत बनाना चाह रहे थे, नीचे ट्रेनिंग हो जाए। हमें ये बंगलो किसी ने दान में दिया हुआ है हौस खास एनक्लेव में, बहुत बड़ा बंगलो है, बट वो
सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनी हुई थी, तो उसमें ऑफ कोर्स एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए तो कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो ऊपर बच्चे रहते थे और हमने एक टेम्परेरी छत डाली हुई थी, और वो बारिशों में बहुत लीक करती थी, और मैं, मुझे याद है, रात को उठ उठ के अपने घर में बैठ जाती थी जब पता लगता था कि बारिश हो रही है। तो मुझे लगता था क्या है ये, मतलब कैसे ठीक होगा, हम कैसे बनाएंगे, परमिशन नहीं है, वो एएसआई की उसमें घेरे में आती हैं बिल्डिंग्स। मैंने उनको कहना शुरू किया कि आप प्लीज हमें परमिशंस दिलाइए, कुछ करिए। तो मुझे कहते थे अच्छा, मैं संगत में बात करता हूँ। मिनिस्टर की कोई नाम लेते थे और पीएमओ में से किसी का नाम लेते थे। तो मैं बोलती थी कहाँ से, कि कौन से गुरु हैं आपके जिनकी संगत में ये लोग बैठते हैं। तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा देते थे, धीरे धीरे बुलाना शुरू किया कि तुम आ जाओ सत्संग में, वहां फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है। मैं कहती थी मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आती ऐसे सत्संग में। फिर एक बार ही उन्होंने मुझे कहा अच्छा, ये एनुअल सत्संग हो रहा है गुड़गांव में, इसमें आ जाओ तुम, और लंगर खा के चले जाना। मैं वैसे ही मानती थी गुरुद्वारों को बचपन से, हूँ हिंदू फैमिली की, अब सिख से शादी हुई है, गुरुजी ने कराई। लेकिन फिर मैं चली गई, मैंने कहा कोई नहीं, गुरबानी सुननी है। तो मैं एनुअल सत्संग में गई गुड़गांव में, और वहां पे मैं जब पहुंची तो गुरबानी खत्म हो चुकी थी और लंगर ही चल रहा था। तो मैं क्या, चलो ठीक है। गुरुजी की फोटो लगी थी, बट इट डिडंट स्पीक एनीथिंग टू मी। एंड मैं लंगर खा के और वापस आ गई। वो भी बड़े लंबे सत्संग है कि बड़े सारे रास्ते 3 महीने में ऐसे खुलते नजर आए। तब मैंने कहा कि सेंटर को कोई डोनेशंस नहीं थी, और बड़ा मुश्किल से हम चला रहे थे। तो बहुत कुछ, बहुत सारे दरवाजे खुले, जो मैंने 3 महीने बाद रियलाइज किया कि ये उस दिन के बाद से खुलने शुरू हुए जब मैं वहां लंगर खा के आई थी। बट ये जो बात चलने लगी कि ऊपर बनाना है, परमिशंस नहीं मिल रही हैं, तो एक बार मैंने एक सत्संग अटेंड किया गुड़गांव में, और वहां से मैं सुन रही थी सबसे मंदिर के बारे में, कभी मंदिर गई नहीं। मैंने कहा मुझे मंदिर जाना है, रात के 8 बजे थे। और जनरल कपूर ने पूछा वहां सत्संग में कि कोई जा रहा है। तो किसी ने बोला हाँ जी, हम अभी मंदिर जाएंगे। तो उन्होंने बोला इनको ले जाओ साथ साथ। तो मैं अपनी गाड़ी चला के पीछे वाले रास्ते से गुड़गांव से गई। वो रास्ता इतना बियाबान नजर आता था उस वक्त, 2009 में, 2010 का टाइम होगा शायद, अप्रैल में, और 2009 दिसंबर में मैंने पहला एनुअल सत्संग ज्वाइन किया था। तो फिर मैं और मेरी मदर थे, और चले गए हम वहां पे मंदिर में, जाके बैठे। उन्होंने रूल बताए हमें कि बात नहीं करनी, फोन नहीं देखना, नीचे जाके लंगर मिलेगा तो पूरा खाना है। और ऐसा करके हम आ गए। गुरबानी अच्छी लगी सुन के मुझे। तो फिर बाहर खड़े थे, और कोई मुश्किल चल रही थी उस वक्त सेंटर में, और मुझे याद है मारुति की वैन मिल नहीं रही थी, इको, और हम कोशिश कर रहे थे, हमें कहीं से किसी ने कुछ पैसे दिए थे। तो अंकल ने अपना परिचय मुझे बाद में दिया, बाहर खड़े होके, जो हमें ले गए थे, कि मैं ऐसे ऐसे एक प्लांट में काम करता हूँ जो मारुति के पार्ट्स बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा जी। मैं आ गई वापस। मैंने अगले दिन जनरल साहब से पूछा, मैंने कहा वो मुझे वहां मिले थे, और मैंने तो नहीं कहा उनको कि हमारी मुश्किल हो रही है, मैं कह दूं कि हमें गाड़ी नहीं मिल रही है। बोले हाँ हाँ बोल दो। बड़ा डर डर के मैंने कहा बताओ, ये कोई नेटवर्किंग की जगह है? मैंने उन्हें फोन किया कि अंकल ऐसे ऐसे हम आपसे कल मिले, और मुझे ये मुश्किल हो रही है, क्या आप दिला पाएंगे? बोले थोड़ी देर रुको। उन्होंने कहाँ बात की पता नहीं, मुझे 15 मिनट में फोन आया कि यहाँ यहाँ मेल लिखो। 6 महीने की वेटिंग चल रही थी। मैंने मेल लिखी जहां भी उन्होंने मुझे मेल आईडी दिया था, और हमें शाम तक फोन आ गया कि आप अपनी गाड़ी ले लो आके, 2 दिन में। मैं बड़ी हैरान। बिलीव मी, मैं इतना मिरेकल्स में विश्वास तब भी नहीं करती। पर जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, ऊपर बना नहीं पा रहे, एएसआई की परमिशंस मिलेंगी ही नहीं, और तब हमारे को कोई आर्किटेक्ट अपने आप चल के मेरे सेंटर के अंदर आई,
लो कॉस्ट हाउसिंग में अवार्ड विनर थी, नेशनल अवार्ड विनर, चंडीगढ़ से। और उन्होंने आके मुझे कोई तरीके बताए कि कैसे बनेगा, और इस डेफिनेशन के अंदर बनाइए और ये बन सकता है। बड़ी हैरान मैं। और उन्होंने मुझे बजट दिया उस वक्त कुछ 50 लाख का। आज तो नहीं बन सकता ऐसे कि ये पूरी आपकी ऊपर एक फ्लोर बनेगी। और कुछ 5 दिन के बाद एक लेडी, एक्स एम्बेसडर की वाइफ, चल के आई हमारे सेंटर में खुद। और उन्होंने नीचे एक कमरा बनाने के पैसे देने थे, ऐसा मुझे बताया था उनको जो लेके आए थे। वो चक्कर लगाने गए नीचे, मेरा हमारा छोटा सा सेंटर था उस वक्त। तो मुझे आके कहती हैं कि आपको और किस चीज के लिए पैसे चाहिए। तो मैं हंस दी, मैंने कहा मेरे को तो ऊपर पूरी फ्लोर बनानी है जी, और अब तो बहुत पैसे चाहिए हमें, 50 लाख। सर आप बनाओ, मैं दूंगी। मैं हैरान हो गई। वो खुद चल के आई। कहाँ हम डोनेशन रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 साल से कुछ नहीं हो रहा था। 3 बार मैनेजमेंट बदल गई इस चक्कर में, एएसआई की परमिशंस नहीं मिल रही। यहाँ आर्किटेक्ट आई और वो बता गई मुझे कि आप ऐसा ऐसा करो, हो जाएगा। और उसके बाद डोनर भी आ गई चल के। और वो कैसे 6 महीने में खड़ा हो गया बन के। वो छत कहीं से बन के आई, वो एक सैंडविच रूफ की डेफिनेशन थी वो। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एंड आई रिमेम्बर तब उन दिनों में एक हॉल बनना रह गया, और हमें फिर जैसे बिल्डर करते हैं जी, लास्ट में अभी इतना रह गया है, इतने पैसे और चाहिए। तो मुझे कह रहा है 10 लाख अभी और चाहिए, और हम सोच रहे हैं कहाँ से आएंगे। और मैं मंदिर में जाके बैठ गई। वहां से मैंने मंदिर जाना शुरू किया। मैं संडे को गई, मैं मंदिर में बैठ गई। मैंने ध्यान लगाया कि ये बच्चे आपके भी हैं गुरुजी, और आप करेंगे, ये मेरे अकेले के थोड़ी है। तो कैसे बनेगा ऊपर अभी और। और मैं अगले दिन ऑफिस में आई तो मुझे किसी ने फोन करके बोला, इस एक लेडी को ना 10 लाख देने हैं सिर्फ। तो आप वहाँ कोई एक कमरा, ऐसा कुछ एक पोर्शन सिर्फ इतने का बनाना होगा आपको, बताइए। मैं हैरान। उन दिनों मैं नई नई गुरुजी के साथ जुड़ी थी, और मैं, जैसे कहते हैं ना कि आपका अपना अपना बॉयफ्रेंड आपको वू कर रहा होता है, ऐसे लगा मुझे। गुरुजी मेरे संगी साथी बन के ना मुझे वू कर रहे थे, जोड़ने को अपने साथ। कैसे उन्होंने भाग्य खोले इतने सारे लोगों के जो मेरे साथ जुड़े थे। और वो 10 लाख आ गए, और वो हमने हॉल बनाया। बाद में ऐसे बड़े सत्संग हुए, बड़े सारे। मैं हैरान हो गई जी कि मेरे कहने भर की देर है। मैं बस वहां बैठ के जुड़ के ये बोलती हूँ कि ये कर दो आप, और वो कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम सबकी प्रार्थनाएं गुरुजी ऐसे सुन लेते हैं 1 मिनट में ना। अपने अपने ऑब्जेक्टिव हम सबको चेक करने पड़ते हैं। हम ये किस लिए कर रहे हैं, ये हमें क्या चाहिए इसमें से। पर क्योंकि शायद उस वक्त वो सरबत का भला था, तो ऐसे गुरुजी ने खड़ी कर दी बिल्डिंग। और वो 6 महीने एएसआई का कोई आदमी नहीं आया देखने के लिए। पता नहीं कैसे। एएसआई का बंदा तो हर हफ्ते में आप फ्लोरिंग डालिए और एएसआई के लोग चेक करने आ जाते हैं। पूरी हमने फ्लोर खड़ी कर ली, एएसआई का कोई बंदा नहीं आया 6 महीने। और 6 महीने के बाद एएसआई का एक आदमी आया, बोला आपने फ्लोर खड़ी कर ली, आपने फ्लोर खड़ी किया। मैं चुप, मैं उसे कुछ नहीं कह पा रही थी। तो उसने कहा ये नहीं था ना पहले। तो मैंने कहा कुछ पोर्शन था, काफी था। तो उसने, गूगल मैप्स में वो लोग चेक करते हैं कि उसको कंपेयर करने के लिए, एंड विल यू बिलीव इट, गूगल सैटेलाइट मैप में वो बिल्डिंग ही नहीं आ रही थी। वो बिल्डिंग ही नहीं आई। वो गुरुजी के तरीके हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे उन्होंने कराया। ये आज तक मैं जब एंटर करती हूँ उस जगह पे, तो मुझे याद आता है ये गुरुजी का दिया हुआ है, ये उन्होंने बनाया है खुद। बड़े सारे बड़े सारे सत्संग उसके बाद, कैसे रजिस्ट्री हुई, वो भी एक मिरेकल अपने आप में। और वो लगे रहते हैं हमारे साथ, और आज तक पाल रहे हैं सारे बच्चों को। कहाँ, तो जब मैंने शुरू किया था तो हमें लगता था राशन नहीं है हमारे पास अगले दिन का।
हम ये मुंह से निकालते थे और अगले दिन वो राशन इकट्ठा हो जाता था, उतना उतना जितना हमें चाहिए था। और आज हम करीबन एक साल में 300 लड़कियों को ट्रेन करते हैं, सिर्फ हमारे सेंटर में नहीं। गुरुजी का हुक्म, बहुत सारे शहरों में वो सेंटर की ट्रेनिंग्स हमने खोली। फिर हमें पता लगा कि ये खाली इंडिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, कहीं ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं है। इस वक्त हमारे पास कैफे है जो ब्लाइंड लड़कियां चलाती हैं। एक नहीं है, 2 ताज में खोले उन्होंने, अब एक बंबई में खोल रहे हैं, सिर्फ ब्लाइंड गर्ल्स चलाती हैं। स्पा चलाती हैं। उनको ट्रेन करके हम कहाँ कहाँ लगा पाते हैं। ये सिर्फ ये सिर्फ महाराज की कृपा है। हमने तो क्या ही दिमाग लगाने हैं। वो हाथ में हमारे वो पावर देते हैं कि हम वो काम कर पाए जो उनके हैं। और अगर हम उनका काम जब समझ के करते हैं तो काम कहाँ कहाँ आगे नहीं चलते। उसका कोई उसका कोई अंत नहीं है। और जितना कहूँ कम है। साथ संगत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। और बहुत बहुत माफी मांगूंगी अगर कोई गलती हुई हो। संगत आप के साथ गुरुजी सब हमेशा रहें। और आप ध्यान में चाहे 10 मिनट बैठ पाए दिन में, पर उनकी बात जरूर सुने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।